गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हेवनली बॉडी। इसमें काफ़ी कुछ हो चुका था, अभी भी ये चैप्टर थोड़ा सा बचा है क्योंकि बहुत ही लेंथी चैप्टर है और कोशिश कर रहे हैं समझाने की। अभी इसमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा, तो आज हम उसके आगे का देखते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई हो, जो अभी पुराने लेक्चर्स रहे हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों का अभी तक कुछ रिस्पांस आया नहीं है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। बाकी आगे देखते हैं। जो पढ़ाने का था वो हम लोगों ने पढ़ रखा था, वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, कि हमें हमेशा सेम साइड क्यों देखते हैं। इसका एक रीज़न था कि रोटेशन जो था और रिवॉल्विंग टाइम था वो सेम था, वो ऐसा कुछ था। वो पिछले लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे द मून सरफेस, मतलब मून की सरफेस कैसी है उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। तो आवर मून हैज़ बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ fascination for the poet and storytellers. Many fables were told about the moon, but when the first astronauts Neil Armstrong and Aldrin landed on the moon, they found the soil was a brownish, medium gray, slightly cohesive, granular material which contain tiny glass beads। मतलब हमारे जो कवि रहे हैं, कविकार बोले या पोएट जो हैं, कविताएं बताए लिखते रहे, हमेशा चंदा को क्या बताया, हमारा मामा बताया गया है और बहुत कुछ अलग अलग, मतलब एक कविता टाइप की रही है। बट जब फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो थे, ये जो दोनों थे, ये पहले बार मून सरफेस पे गए हुए थे। तब ये गए, तब रियल में पता चला कि आखिर मून है कैसा। क्योंकि कहानी किस्सों में तो बहुत कुछ बताया गया है, मतलब जानते हैं कि थ्योरी जो एक रहती है बच्चों को बचपन से कहानी सुनाने से, उसका वो अलग रहा है। बट रियल में जो देखने को मिला, प्रैक्टिकली हमने देखा, करीब से जाना, वो तब था जब हमारे पहले बार एस्ट्रोनॉट्स गए हुए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ की जो सरफेस है वो थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की, वहाँ की सरफेस है मीडियम ग्रे कलर है, ग्रैनुलर मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। तो ये सब चीज़ बताई गई। टिनी ग्लास बैंड बीड्स हैं वहाँ पे, ग्लास के बीड्स भी हैं वहाँ पे। तो ये सब वहाँ की सरफेस के बारे में। दे आल्सो फाउंड द सरफेस टू बी डस्टी एंड बैरन। जो वहाँ की सरफेस है वो डस्टी है और बैरन मतलब बंजर है। द मून हैज़ मैनी craters of different sizes. These have been formed by the bombardment of meteors on the moon for a long time. वहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं और वो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जब मेटॉर्स हैं उनकी बम्बारमेंट हुई है। बम्बारमेंट मतलब कि बार बार आकर उनकी सरफेस पे गिरे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी क्रेटर्स मतलब खांचे टाइप के, गड्ढे टाइप के बने हुए हैं। वहाँ की जो सरफेस है ज़्यादा उस तरह की नहीं है जैसे अपने यहाँ है प्लेन लैंड पड़ी हुई है, वैसी नहीं है। वहाँ पर गड्ढे भी हैं, अनइवन सरफेस है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, कई जगह पहाड़ भी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे बैरन है, बंजर है, वहाँ पर कुछ है नहीं। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सी एंड हाई माउंटेन, जो कि आगे बताया जाए कि माउंटेन्स है वहाँ। सम ऑफ दीज आर हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। उनमें से कुछ तो इतने ज़्यादा हाई हैं जितने कि यहाँ अर्थ में जैसे माउंटेन्स हैं वैसे ही वहाँ पर भी हाई हैं। तो ये चीज़ थी सरफेस का। तो उन्होंने एक थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है कि आखिर सरफेस थी है कैसे। तो सरफेस के बारे में जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि वहाँ की जो सरफेस है अनइवन है, डस्टी है, बैरन है, वहाँ पर भी माउंटेन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से देखने पे बोलते हैं कि चांद बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, ये सब है, लेकिन वहाँ पर देखने के जाके तो काफ़ी कुछ अलग कहानी है। इसके अलावा मून में याद रखने वाली चीज़ जो पहले बताया था कि मून में अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। मून में
अपनी खुद की लाइट ना हो करके सन की जो लाइट होती है वो होती है रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आती है, तब हमें जो मून होता है वो शाइनिंग मतलब शाइन करता हुआ नजर आता है। अब बात करेंगे द स्टार, तारे। अ स्टार इज अ ल्यूमिनस हेवनली बॉडी। जो स्टार्स हैं वो ल्यूमिनस हेवनली बॉडी बोला गया। ल्यूमिनस मतलब वो होते हैं वो मटेरियल्स या वो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मतलब साइंस में वस्तुओं को ही बोलते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स या वो चीज़ें जो कि जिनमें खुद की अपनी चमक होती है, वो जिनमें अपनी खुद की चमक होती है, जैसे कि स्टार्स हो गए, सन हो गए, इनमें अपनी खुद की चमक होती है। तो ये क्या होते हैं, सब ल्यूमिनस बॉडी है। नॉन ल्यूमिनस में आता है जिनमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की रोशनी नहीं होती है, वो किसी और की रोशनी की वजह से लाइट करते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें, दीवार हो गई नॉन ल्यूमिनस है। इसके अलावा प्लैनेट्स हो गए, बड़े स्केल पे बात करें तो प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गई, ये नॉन ल्यूमिनस में आएंगे क्योंकि इनमें खुद की लाइट नहीं होती है, इनमें खुद की ब्राइटनेस नहीं होती है। ये जब सन की लाइट पड़ती है उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर आंखों पड़ती है, उसके बाद ही शाइन होती हुई दिखाई देती है। आगे उनको बताया गया विच इमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन। ये अपनी खुद की लाइट्स को इमिट करती है, मतलब इमिट करना मतलब उत्सर्जित करना, ये अपने अंदर से निकालना। ठीक है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। सन जो है सबसे करीबी स्टार है, मतलब जो अर्थ के पास पड़ने वाले जितने भी स्टार्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो पास में है वो सन है। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंचुरी। अब इसमें थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो जो सबसे पास में है स्टार वो तो सन हो गया, लेकिन जो अपने करीब नहीं है, अपने सोलर सिस्टम के बाहर का है, अल्फा सेंचुरी जो है वो सबसे पास का स्टार है, लेकिन सन भी है। तो डिफरेंस क्या है, अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करें, मतलब रियल में जो बात करें सबसे ज़्यादा पास में जो है वो तो सन है, लेकिन अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो जो सबसे पास में पड़ता है वो है अल्फा सेंचुरी, विच इज़ 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम इट, जो कि 4.3 लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर देखिए बहुत लंबी लंबी जो डिस्टेंस होती हैं उनको मेज़र करने के लिए हम लोग लाइट ईयर यूज़ करते हैं। अब लाइट ईयर ये काम कैसे करता है उस पर हम बात करते हैं। तो अगर लाइट ईयर की हम बात करें तो लाइट स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि लाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर, मतलब इतने मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये हो गया एक सेकेंड का। अब इसको हम मिनट में चेंज करें, फिर आवर में चेंज करें, फिर डे में चेंज करें, फिर ईयर में चेंज करें। मतलब कि एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो होता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, मतलब एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है ये होता है 1 लाइट ईयर। तो उसमें दिया है 4.3 लाइट ईयर, मतलब कि लाइट जो है 4.3 ईयर चलेगी तो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उतनी डिस्टेंस में सन है, सॉरी वो अल्फा सेंचुरी जो स्टार है वो यहाँ है। अब आगे अगर बात करें, सम अदर स्टार्स नियर टू अस आर सिरियस, स्पिका, कैनोपा, मतलब बहुत सारे और भी स्टार्स हैं जो कि हमारे पास में हैं। मतलब इतना तो पास नहीं है लेकिन बाकियों की तुलना में कंपेयर में पास में है। इसमें उनका नाम दे दिया गया है कैनोपास, स्पिका। There are around 10⁻22 stars in the universe, of which around 2,500 can be seen with naked eyes. मतलब 10⁻22 स्टार्स। अब आप लोग 8th में 10⁻22 का मतलब समझते होंगे कि 10⁻22 का मतलब क्या होता है, कितने ज़्यादा स्टार्स हैं। और अगर हम बात करें तो 2,500 स्टार्स जो हैं ऐसे हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। मतलब उसके लिए हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की जरूरत नहीं है, लाइक टेलीस्कोप।
इसका मतलब एक और निकल के आता है कि बहुत सारे स्टार्स तो ऐसे जिनको हम देख ही नहीं सकते। मतलब हम जितने भी रात में स्टार देखते हैं बोलते बहुत सारे स्टार्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। इससे तो बहुत 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 ज़्यादा स्टार्स हैं जिनको अभी तक हम देख ही नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में है। Some of them appear very faint as they are very far away from us. कुछ जो हैं बहुत ही धुंधले जैसे नजर आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। Light takes years to reach us from the star. मतलब सालों लग जाती हैं वहाँ से यहाँ तक लाइट आने में। Thus when we look at the stars, जब स्टार्स को देखते हैं, we are in fact looking into the past. अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसा कि अभी हमने बताया कि एक सन को छोड़ करके दूसरे स्टार जो होते हैं, एक है 4.3 लाइट ईयर, मतलब कि 4.3 ईयर्स में उसकी लाइट हमारे तक पहुंचेगी। तो बाकी जो इतने दूर दूर स्टार्स हैं तो उनकी लाइट्स तो उससे भी ज़्यादा साल लग जाएंगे आने में। इसका मतलब जो तारों को हम देखते हैं टिमटिमाते हुए, वो ये नहीं करंट टाइम के स्टार्स नहीं हैं, वो बहुत पहले के टाइम की लाइट है उनकी जो यहाँ पहुँचने में आई। मतलब हम बहुत पीछे का देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ये बहुत ही मतलब वो लाइट टेलीकास्ट नहीं चल रहा है, वो एक 10 देखा जाए तो हाईलाइट चलता है मैच का। लेट मी शो यू, जैसे ये स्टार थोड़ा समझ लीजिएगा। अब ये है, उसकी मान लीजिए फर्स्ट लाइट रे निकली यहाँ से, यहाँ हमारा आता है, इसको लग रहा 1 ईयर। तो 1 साल बाद अगर इसकी लाइट यहाँ पहुँची तो हम जब ये देखेंगे, ये लाइट हमें आंखों पड़ेगी तब ये स्टार दिखेगा। तो ये रोशनी तो जो लाइट थी वो तो निकली 1 साल पहले, तो हम जो यहाँ देख रहे हैं वो 1 साल पहले की कंडीशन है। तो वैसे ही कई साल लग जाते हैं जब उसकी रोशनी को, उसकी लाइट को हमारी आंखों को मतलब हमारे आँख तक आने में। तो इसका मतलब जो हम स्टार देख रहे हैं उसकी कंडीशन वो सालों पहले की है, यानी हम पास्ट में देख रहे हैं उसको। करंट टाइम इस समय वो कैसा है वो हम देखेंगे जाके फ्यूचर में बहुत समय बाद, क्योंकि लाइट जो है वो लेट पहुंच रही है हम तक। ये चीज़ देख के सोच करके शायद हैरानी हो, और ये आगे चल के जब केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सब जो होते हैं, न्यूक्लियस, ये सब की जो पोजीशन होती है सही से हम लोग पता लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी लाइट इस पर पड़ती है और पढ़ के वापस आए तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो हम जब उसे देखते हैं तो वो टाइम जो होता है उस समय जहाँ देखते हैं ये चीज़ यहाँ है, वहाँ होती नहीं है, क्योंकि उतना हम लेट देख रहे हैं और उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उतनी देर टाइम में बहुत चेंज कर देते हैं पोजीशन। जैसा पढ़ेंगे आप इंटर में। तो इसीलिए बोलना है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो वैसी नहीं है जो दिख रही है। अभी साइंस में आ गया, बहुत चीज़ें पढ़ने मिलेंगी, मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। नॉट ऑल स्टार लाइक आवर सन, मैनी आर बिगर एंड ब्राइटर, सम आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड कूलर। एस्ट्रोनॉमर्स have put them into 7 groups. These groups have been named O, E, A, F, G, K, M. Means सारे स्टार्स एक जैसे नहीं हैं, जैसे कि हमारा सन है। कुछ स्टार्स काफ़ी बड़े हैं और ज़्यादा ब्राइट हैं, कुछ स्टार्स थोड़े ठंडे होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। जो एस्ट्रोनॉमर हैं उन्होंने इसे 7 ग्रुप्स में रखा हुआ। जो ग्रुप्स हैं O, B, E, F, G, K, M, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ग्रुप। These groups are according to the temperature and color of the star. मतलब टेम्परेचर और कलर के अकॉर्डिंग को डिवाइड किया गया। स्टार्स ऑफ ग्रुप O are blue in color and have a higher surface temperature. Amongst stars of different groups, मतलब दूसरे स्टार्स का जो ग्रुप है उसके कंपैरिजन में ये जो है सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होते हैं और इनका सरफेस टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा होता है।
स्टार ऑफ ग्रुप एम रेड इन कलर और ओ ग्रुप के जो हैं वो ब्लू कलर है, ये एम जो हैं रेड कलर के होते हैं एंड हैव द लोवेस्ट सरफेस टेम्परेचर। इनका जो सरफेस टेम्परेचर होता है ये लोवेस्ट होता है। अब यहाँ से शायद आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, तो जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ को समझेंगे। वरना इस बार जरूर पढ़ेंगे हम लोग, जब थोड़ा सा साउंड या ये सब पढ़ेंगे तो उसमें वेव फॉर्म के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। और ये आगे दिमाग में हमेशा बोर्ड एग्जाम लेके चलिए, 10th और 12th और 8th तक से बेसिक क्लियर किया जाता है, मेरे पास कोर्स कुछ नहीं होता। सिर्फ बेसिक समझिए, लिखने कम समझिए ज़्यादा, उसको दिमाग में नोट रखिए। टर्म्स क्या हैं, उनका क्या मतलब है, कैसे एप्लीकेशन है, ये समझने की कोशिश कीजिए। वेबज्योर, ये 7 कलर्स होते हैं, शायद नाम सुना होगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, रेनबो में, ये वही चीज़ है वेबज्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फ्रीक्वेंसी, अगर हम अप साइड जाएं तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है और रेड की सबसे कम। और अगर ऊपर से नीचे जाएं तो आता है वेवलेंथ। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब एनर्जी की बात करें, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है यानी इसमें हीट होगी, हीट है मतलब हीट एनर्जी होगी। तो नेचुरली अगर देखा जाए तो उसमें कोई केमिकल्स यूज़ ना किए जाए, तो अगर किसी चीज़ का हीट जनरेट कर रहे हैं उसका कलर वायलेट है यानी उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, और रेड में सबसे कम हीट होती है। नॉर्मली हमारे जलने के लिए काफ़ी होता है, मतलब चूल्हे में रेड कलर की आग जल रही है, कभी देखिएगा गैस सिलेंडर जो चलाते हैं वो हमेशा वायलेट कलर होता है या फिर ब्लू इंडिगो इस तरह में चलता है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है, लोहे तक को पिघला देता है। वेल्डिंग करने वाले इसका यूज़ करते हैं, देखा होगा वेल्डिंग जब होती है तो वहाँ पे गैस वेल्डिंग मशीन जो यूज़ की जाती है या और जो मशीन आती हैं उसमें जब स्पार्किंग होती है तो वायलेट कलर की निकलती है और धीरे धीरे वो ठंडी होती जाती है और रेड कलर में कन्वर्ट होती है और गायब हो जाती है। मतलब इस कलर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी सी होती है। और जैसे गैस खत्म होती है तो धीरे धीरे रेड कलर में जाकर कन्वर्ट होती है, ग्रीन येलो कर जाती है रेड तक और खत्म हो जाती है, यानी सबसे कम हीट एनर्जी इसमें होती है। और दिखने की बात करें कि सबसे दूर तक कौन सा कलर दिखेगा इसमें से, कोई ये नहीं, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर तक दिखता है। इसीलिए खतरे का निशान जो होता है रेड कलर रखा जाता है, क्योंकि रेड कलर दूर से ही नज़र आ जाता है। तो ये था वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की बात। इसीलिए देखा होगा ओ ग्रुप के जो हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा है और वो ब्लू कलर शो करता है। वायलेट या ब्लू देखा जाएगा कि वायलेट इंडिगो ब्लू ये काफ़ी एक जैसे मतलब एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, ब्लू से ही मिलकर बनते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और रेड एम ग्रुप जो है रेड में रखा है और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। तो आई होप समझ में आया होगा ये चीज़ जो हम कहना चाह रहे थे। तो ये सब चीज़ें समझिए, ये काम आएंगे आगे। ये क्यों होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, अगर पढ़ाने को मिला तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कभी कभी किताब के थोड़ा बाहर जाके बताएंगे चीज़ें, क्योंकि साइंस में कोई सिलेबस कोई कोर्स नहीं होता, बस रीजन होते हैं कोई भी चीज़ हो रही है क्यों हो रही है। अब आगे अगर बात करें एटम का हो गया, आवर सन इज अ येलो स्टार ऑफ अ ग्रुप जी। आप देखिए ग्रुप जी में रखा गया है येलो को, येलो नीचे से तीसरा है। और ग्रुपिंग की बात करें तो ग्रुपिंग में भी जी ग्रुप जो आता है, अगर सीरियल लिखना शुरू करो मैं अगर, तो ग्रुप है ओ पी, क्या लिख दे रहे हैं, ओ जी ए एफ जी, ए एम,
जी ग्रुप जो है उसमें येलो कलर शो कर रहा है, यानी कि ये जो रखे गए हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखे गए, उन्होंने पहले ही बताया था तो। और यहाँ समझ में भी आ रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर उस हिसाब से उसकी लाइट और बाकी आप लोग समझ गए होंगे। Others are tied together by gravitation into groups of 2, 3 and more revolving a common center। एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, टाइड होते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, और ये रोटेशन करते रहते हैं। The stars which lie above the earth north pole and around which all other stars appear to revolve is called polar star and north star। जितने भी स्टार्स अर्थ के नॉर्थ पोल के ऊपर हैं एंड अराउंड विच ऑल अदर स्टार्स appear to revolve, और सभी स्टार घूमते हुए नजर आते हैं। और वो ऐसा क्यों? सीरीज बार घूम तो अर्थ रहा है, लेकिन जो चीज़ चल रही है वो नज़र नहीं आ रही। जैसे गाड़ी में हम बैठे हैं तो ट्रेन हमें चलती हुई नज़र नहीं आती है। ट्रेन में अगर हम बैठे हैं लगता है कि आप पेड़ पीछे जा रहे हैं, वही चीज़ कंडीशन यहाँ पे। तो नहीं पोल स्टार या नॉर्थ स्टार बोलते हैं। अब पोलियर्स इंडियन नियम ध्रुव तारा। The pole star appears to be stationary in the sky and it does not change its position at all। जो ये स्टार हैं ये अपनी पोजीशन कभी नहीं चेंज करता, क्योंकि पोल स्टार होता है, जस्ट पोल के ऊपर ही होता है। क्यों? क्योंकि हम जो रोटेशन होता है अर्थ का, वो जो होता है एक्सेस जो ली गई है, रोटेशन क्या होता है बता सकते हैं। तो रोटेशन जो होता है वो पोल एक्सेस जो निकली है वो पोल से ही निकली है, तो इसी के अकॉर्डिंग यानी कि पोल अपनी जगह पे ही रुकी हुई, वो तो ज़्यादा भागे नहीं, तो उसके ऊपर जो स्टार उनकी पोजीशन कभी नहीं चेंज होगी। यहाँ के जो है उनमें रोटेशन की वजह से पोजीशन चेंज होती रहती है, क्योंकि जो पोल है वो सेंटर में होता है, एक्सेस का सेंटर। दिस इज बिकॉज इट लाइज अबाउट द एक्सेस। वही चीज़ आगे बताए कि इस वजह से पोजीशन चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये एक्सेस पे पड़ता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं। जैसे ये अर्थ है, ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये घूम रहा हो, ऐसे करके अपने एक्सेस से घूम रहा है, लेकिन एक्सेस उसकी जा नहीं, एक्सेस के चारों तरफ घूम रहा है। अगर इंडिया इधर है तो रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद इंडिया इधर आ जाएगा, क्योंकि रोटेशन हो रहा है ऐसे। लेकिन अगर एम पोल पी इधर है तो अभी भी ये पोल पी इधर ही रहेगा, ये नहीं जाने वाला है, क्योंकि एक्सेस यहाँ से गई है और स्टार इसके ऊपर है, तो यहाँ भी स्टार यहीं होगा, यहाँ भी स्टार यहीं होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी स्टार की। तो ये आप समझ गए होंगे। All the stars appear except the polar star to move from east to west। सभी स्टार जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते दिखते हैं, सिर्फ पोलर स्टार को छोड़ दिया जाए। दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, इसीलिए सारे स्टार ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देते हैं। द स्टार राइज at the same place but not always set at the same time। स्टार जो है हमेशा सेम प्लेस से ही राइज करता है, बट नॉट ऑलवेज सेट एट द सेम प्लेस, मीन्स सेम टाइम पे वो जरूरी नहीं है। चलिए ये तो हो गया, थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो है ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लाइक द सन एंड मून, these stars have a daily journey across the sky, rising upwards in the east and setting in the west, due to Earth daily spin about its axis। मतलब कि जैसे मून हो गया, सन हो गया, ये क्या होता है, डेली रूटीन क्या है, ईस्ट साइड से निकलना है और वेस्ट में जाके सेट हो जाना है, मतलब डूब जाता है। सूर्योदय जो होता है ईस्ट से होता है और वेस्ट में जाके डूब जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो होती है वो रोटेशन करती रहती है,
इसकी वजह से ऐसा होता है। चलो ये भी हो गया। सर्कुलर स्टार, circumpolar star goes near the pole star are an exception to this। मतलब जो पोल स्टार्स हैं उनके नियर जो होते हैं वो एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शंस हैं क्योंकि बता चुके हैं ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, और जब ये पोजीशन चेंज नहीं करते तो इनमें सीधी बात है ये जो बाकी स्टार है पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब इससे मान लीजिए निकले हुए जाके अस्त हुए, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, न इसमें राइज होगा ईस्ट में, न वेस्ट में सेट होने लगेगा, इसीलिए इसको एक्सेप्शन बोलेंगे। फॉर एक्सेप्शंस वो होते हैं जो कि किसी भी बेसिक रूल को फॉलो नहीं करते, तो वो सारे एक्सेप्शंस केस में आते हैं। अब आगे अगर बात करें, दे आर सो क्लोज टू द पोल दैट दे नेवर डिसअपीयर बिलो द हॉरिजन। ये पोल्स के बहुत करीब होते हैं, इसलिए क्या होते हैं हॉरिजन पे जाके डिसअपीयर नहीं होते हैं, हॉरिजन के नीचे नहीं जाते इसलिए डिसअपीयर नहीं होते। The trails of these circumpolar stars during a 3-hour period are shown. The brightest trail near the center is that of the pole star। जो brightest trail है वो पोल जो होता है उसके पोल स्टार के करीब में होते हैं, पोल स्टार होते हैं। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, बाकी आगे का जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी इसको शायद एक लेक्चर और लगेगा खत्म होने में, वो लास्ट होगा। बाकी इसकी जितनी भी है वो आपको नोट्स मिल रहे होंगे। बाकी अगर मान लीजिए किसी दिन हो जाता है कि गलती से लेक्चर पुराना पड़ जाता है चाहे व्हाट्सएप पे, या फिर बीच में कोई गैप हो गया हो, मतलब फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड ना होकर थर्ड हो गया हो, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास की, वहाँ पे जाकर देख लें कि आपकी क्लास का लेक्चर कौन सा है जो मिस हो रहा हो, और अगर रियल में कोई तो वहाँ पे मिस हो रहा है तो हमें बता सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं। कोशिश हम लोगों की है कि कुछ भी ऐसा ना हो, बट मे भी अगर कुछ हो जाता है बाई मिस्टेक तो आप लोग परेशान ना हो कि आज वर्क नहीं मिला है या आज गलत मिल गया है कुछ, तो दिक्कत है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए, आप वहाँ बिल्कुल सब कुछ चीज़ बिल्कुल अच्छे से मिलेगी। बाकी अगर आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आया है तो आपसे 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में यही बेनिफिट है। यूट्यूब पे इसीलिए डाले गए हैं कि आप लोग बार बार जाके मतलब हमेशा के लिए सेव है वहाँ पे, जब चाहे देख सकते हैं जाकर। 1 महीने 2 महीने बाद ऐसे भेज रहे थे, उसमें होता था कि जब डेटा ज़्यादा हो जाता तो हमें डिलीट करना पड़ जाता था, तो पुराना डेटा गायब हो जाता था। यहाँ पे डेटा गायब नहीं होगा, आप जब चाहे देख सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टडीज़ की एक सबसे जो बढ़िया बात है वो यही है कि आप एक चीज़ को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, समझने में कोई दिक्कत आ रही तो हमें बताएं, हम उसे यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए।